गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में आप लोगों ने शब्द विचार और वर्ण विचार के बारे में पढ़ा और 10 क्लास में आप लोग वर्ग विचार के बारे में पढ़ोगे। वाक्य विचार क्या पढ़ोगे? वाक्य विचार। तो 10 क्लास में वाक्य विचार से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं उन्हीं विषयों को तुम लोगों के सामने रखूंगी जो कि 10 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले भाषा के बारे में देखते हैं। भाषा अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए तथा दूसरे के मन के विचारों को समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, अपने मन के विचारों को दूसरों पर व्यक्त करने के लिए तथा दूसरे के मन के विचारों को समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और भाषा का प्रयोग करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग करने के लिए हम लोग वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब अपने मन की बात किसी से कहनी होती है तो वाक्य बनाकर वाक्य के माध्यम से अपने मन की बात किसी से कहते हैं। ठीक है, तो आज हम वाक्य विचार के बारे में ही पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है? सबसे पहले देखो वाक्य का क्या होता है। पदों का व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्याकरणिक व्यवस्था हो उसे वाक्य कहलाता है, उसे वाक्य कहा जाता है। पदों का व्यवस्थित रूप, वाक्य में क्या होता है? पदों का और शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है। पद और शब्द जैसे तैसे नहीं रखे जाते हैं बल्कि व्याकरण के नियम के अनुसार रखे जाते हैं ताकि उस वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल सके। तुम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल का बता रही हूँ। ठीक है, तुम लोग 10 क्लास में आ गए हो तो इसलिए ऐसी परिभाषा दो जिससे कि वाक्य का पूरा जितना भी वाक्य के अंतर्गत जितनी भी शर्तें हैं सब है जो उसमें समा जाए। तो इसका डेफिनेशन है पदों का व्यवस्थित रूप। पदों का पद जानते हो क्या होता है? जब हम शब्दों को वाक्य के रूप में परिणत कर देते हैं, बदल देते हैं तो शब्द पद कहलाते हैं। जैसे देखो कि ये अलग अलग शब्द है। पुत्र थे राम दशरथ के अयोध्यापति, ये देख रहे हो सब अलग अलग है, सारे शब्द अलग अलग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं तुम लोगों को। तो ये शब्द देख रहे हो अव्यवस्थित रूप में है, ये शब्द अव्यवस्थित रूप में है और इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है। जब इन सब शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार बांध देते हैं, व्याकरण का नियम में पहले कर्ता, फिर कर्म, लास्ट में क्रिया, तब ये जो वाक्य हैं, शब्द हैं, वो वाक्य बन जाएंगे, है ना। जैसे हम इसको अगर लिखते हैं राम अयोध्यापति दशरथ के पुत्र थे। जब हम लोग सभी शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार रख देते हैं तब देखते हैं कि इस वाक्य का जब वाक्य का निर्माण हो जाता है तब इसका एक स्पष्ट अर्थ निकलता है। और जब ये शब्द अलग अलग थे, सारे अलग अलग थे, तब ये शब्द थे। लेकिन व्याकरण के नियम के अनुसार जब हमने सारे शब्दों को वाक्य रूप में परिणत कर दिया तब यही शब्द सब कहला गए। क्या कहलाते हैं? पद। जब ये अलग अलग थे तो पुत्र थे, राम, दशरथ सब शब्द हैं। लेकिन जब इसको हम लोगों ने वाक्य में परिणत कर दिया
तो यही सारे शब्द पद कहलाने लगे। ठीक है, तो पद की परिभाषा, जब शब्दों को व्याकरण के रूप में वाक्य में हम बदल देते हैं तो वही शब्द पद कहलाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग वाक्य क्या होता है और उसकी व्यवस्था देखते हैं, वाक्य की क्या क्या विशेषता होती है। सबसे पहले वाक्य में पदों या शब्दों का मेल होता है। पहले विशेषता क्या हुआ, पदों या शब्दों का मेल होता है। देखो शब्दों का मेल है। फिर दूसरा व्याकरणिक नियमों का पालन, वाक्य में व्याकरणिक नियमों का पालन किया जाता है, यानी कि पहले कर्ता फिर कर्म अंत में क्रिया डाला जाता है। तीसरा भाव या विचार को व्यक्त करना, कोई भी वाक्य रहे, छोटा वाक्य रहे बड़ा वाक्य रहे, प्रत्येक वाक्य में एक अलग भाव छिपा हुआ रहता है। वाक्य को कहने का कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, तो वाक्य में कोई ना कोई विचार छुपा हुआ रहता है, कोई ना कोई भाव छुपा हुआ रहता है, और इसमें शब्दों का निश्चित क्रम रहता है, शब्दों का निश्चित क्रम रहता है। इस प्रकार चारों विशेषताओं से वाक्य की परिभाषा इस ऐसे बन गई कि पदों का व्यवस्थित रूप, पदों का व्यवस्थित रूप, उधर देखो और इधर देखो, ठीक है, तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। पूर्ण अर्थ निकल गया इसका, क्या अर्थ निकला कि राम है जो अयोध्यापति दशरथ के पुत्र थे, राम है जो अयोध्यापति दशरथ के पुत्र थे। तो पदों का व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। देख रहे हो, अभी शब्दों को जब हमने वाक्य में परिणत कर दिया तो इस वाक्य का अलग ही एक अर्थ निकल रहा है। तो जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्याकरणिक व्यवस्था हो, वाक्य कहलाता है। समझ में आ गया? पदों का व्यवस्थित रूप, पदों का व्यवस्थित रूप जिसका एक अर्थ हो, जिसका एक अर्थ हो तथा व्याकरणिक नियमों के अनुसार, व्याकरणिक नियमों के अनुसार वह बंधा हो, तभी से हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अच्छे से वाक्य की परिभाषा सबके समझ में आ गई। अब हम लोग चलेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, ये प्रकार नहीं है, ये वाक्य के प्रकार नहीं है, ये वाक्य के अंग है। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? तो जिसके विषय में कुछ बात कही जाए, जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, वृक्षों को मत काटो, तो वृक्षों के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इसको मत काटो, अर्थात वृक्ष क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। ठीक है, वृक्ष क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। जनरली कर्ता ही उद्देश्य होते हैं। इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पढ़ा होगा ना। तो सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है वास्तव में वही उद्देश्य होता है। वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। उद्देश्य इसमें क्या है? वृक्ष। वृक्ष के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वृक्षों को मत काटो, वृक्षों को मत काटो। तो ये हो गया क्या? ये हो गया विधेय और ये हो गया उद्देश्य। वृक्ष हो गया विधेय और ये हो गया उद्देश्य। इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय दोनों तुम लोगों ने अच्छे से जान लिया। और भी एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। सीता नृत्य कर रही है, माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है, इसमें देखो किसके विषय में बोला जा रहा है? सीता के विषय में बोला जा रहा है। सीता के विषय में क्या बोला जा रहा है कि सीता
सीता नृत्य कर रही है। तो इसका मतलब कि सीता है जो उद्देश्य है। वाक्य में सीता क्या है? उद्देश्य है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में सीता नृत्य कर रही है, तो इसमें सीता के विषय में कुछ कहा जा रहा है, अर्थात सीता क्या हुआ? सीता हुई उद्देश्य, है ना। सीता उद्देश्य हो गई और नृत्य कर रही है, ये हो गया विधेय। तो जनरली जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है और जो क्रिया होता है वो विधेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है और जो क्रिया होती है वो विधेय के अंतर्गत आता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है। तो किसके विषय में बताया जा रहा है? माँ के विषय में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है। तो माँ उद्देश्य, माँ को यहाँ पर क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। और स्वादिष्ट खाना बना रही है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ये हो गया विधेय। इस प्रकार तुम लोगों ने उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, इसके बारे में भी पढ़ना है। जैसे उद्देश्य है कि सीता नृत्य कर रही है, सीता नृत्य कर रही है। तो उद्देश्य का क्या करेंगे? विस्तार। इसमें सीता है उद्देश्य। जैसे कि हम लोग अब उद्देश्य है जो सीता है, इसका विस्तार करेंगे। कैसे विस्तार करेंगे? तो इसके आगे क्या करेंगे? विशेषण लगाएंगे। जब सीता के आगे कुछ विशेषण लगा देते हैं, जब सीता के आगे कुछ विशेषण लगा देते हैं तो उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। जैसे सीता नृत्य कर रही है, अगर हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग लिखेंगे बुद्धिमती सीता, सीता के आगे कुछ विशेषण लगा देंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे कि बुद्धिमती सीता नृत्य कर रही है, तो उद्देश्य का विस्तार हो गया। सीता के बारे में विशेषण लगा दिए तो उद्देश्य का विस्तार हो गया। तो ये जो पूरा है वो पूरा उद्देश्य के अंतर्गत आया। बहुत सारा तुम लोग 10th क्लास में हो ना, तो बड़े बड़े वाक्यों का सामना करना पड़ेगा और उसमें तुम लोगों को उद्देश्य और विधेय को अलग करना होगा। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि जो उद्देश्य है उसमें आगे विशेषण लगाया हुआ रहेगा। आगे क्या रहेगा? विशेषण लगाया हुआ रहेगा। तो उस समय उद्देश्य के अंतर्गत ये भी आएगा और ये भी आएगा। मतलब कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी विशेषण बताया जा रहा है, उसकी जो विशेषता बता जा रही है वो भी उद्देश्य के ही अंतर्गत आएगी। जैसे वृक्षों को मत काटो, तो वृक्ष उद्देश्य है, लेकिन अगर हम आगे लगा देते हैं कि फलदार, वृक्ष की क्या विशेषता लगा दी है आगे? फलदार, फलदार वृक्षों को मत काटो, तो ये फलदार वृक्ष पूरा उद्देश्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार किया गया है। उद्देश्य का विस्तार किया गया है। जब लंबे लंबे वाक्य होंगे तब तुम लोगों को उद्देश्य और विधेय को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर तुम लोग सीधे ढूंढोगे कि जो कर्ता है वही उद्देश्य है। नहीं, कर्ता में जो विशेषता लगाई हुई है, कर्ता की जो विशेषता लगाई हुई है वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। तो हो गया फलदार वृक्षों को मत काटो। ठीक है, और विधेय का भी विस्तार होता है, विधेय का भी विस्तार होता है। फलदार वृक्षों को मत काटो, अगर यहाँ पर हम कर देंगे फलदार वृक्षों को, यहाँ पर डाल देंगे कुल्हाड़ी, तो फलदार वृक्षों को कुल्हाड़ी से मत काटो। तो ये पूरा इतना हो गया, क्या पूरा ये इतना हो गया तुम्हारा विधेय। तो कर्ता की जो विशेषता बताई जाए, कर्ता का विस्तार किया जाए तो वो सब कर्ता के अंतर्गत आता है। और अगर विधेय का विस्तार किया जाए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है, तो यहाँ पर माँ खाना बना रही भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर खाना की विशेषता क्या बता दिए कि माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है। तो इसका मतलब कि माँ हो गई क्या? उद्देश्य, और स्वादिष्ट खाना बना रही है, स्वादिष्ट खाना बना रही है, ये क्या हो गया? ये पूरा हो गया विधेय। ठीक है, रुक दी।
अब हम लोग वाक्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है। इसीलिए पहले मैंने आप लोगों को उद्देश्य और विधेय के बारे में डीपली बताया, क्योंकि उद्देश्य और विधेय के बारे में समझने के बाद ही आप लोग सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को अच्छे से समझ पाओगे। तो सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कल विद्यालय बंद रहेगा। कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहाँ पर ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये उद्देश्य और ये विधेय। इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। यहाँ पर अगर उद्देश्य का विस्तार किया हुआ रहे और विधेय का विस्तार किया हुआ रहे तो भी वह सरल वाक्य ही होता है, क्योंकि वो उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत ही आता है। ये मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद संयुक्त वाक्य क्या होता है? दूसरा संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक समान स्तर के उपवाक्यों को योजकों के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें क्या कि 2 या 2 से अधिक समान स्तर वाले उपवाक्यों को योजकों के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, तब ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे यहाँ पर देखो 2 छोटे छोटे उपवाक्य हैं। नेताजी सभा में आए, सभा शुरू हो गई। नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। तो इस उपवाक्य को और इस उपवाक्य को दोनों को हम लोग और योजक के द्वारा जोड़ दिए, और योजक के द्वारा जोड़ दिए, तब ये हो गया संयुक्त वाक्य। 2 उपवाक्य को क्या कर रहे हैं? और योजक लगा के जोड़ दे रहे हैं। तो माँ ने कहा था, प्रधान उपवाक्य हो गया। दूसरा उपवाक्य हो गया उन्हें बाजार जाना है। तो उन्हें बाजार जाना है आश्रित उपवाक्य किस पर आधारित है? माँ ने कहा था। दूसरा एग्जाम्पल, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, अवश्य सफल होगा। तो जो मेहनत करेगा है प्रधान उपवाक्य, इस पर आश्रित उपवाक्य क्या है? वह सफल होगा। इस प्रकार से ये हो गया प्रधान उपवाक्य, हो गया आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार से हम लोगों ने रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य के भेदों को पढ़ा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगले वीडियो में हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में तथा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में संश्लेषण सीखेंगे कि किस प्रकार से मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।